हेलो गाइस। हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स हम लोग स्टार्ट किए थे और उसमें जितना भी बेसिक टर्म्स है वो हम लोग देखे थे। बेसिक टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का जितना भी बेसिक टर्म्स है उसको हम लोग देखे थे। ठीक है, और इस चैप्टर में अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल इनकम अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो ये पूरा जो लेक्चर चलेगा वो किस पे चलेगा? नेशनल इनकम अकाउंटेंट्स पे चलेगा। और अगर आपको कोई भी बेसिक टर्म्स ये सब जानना है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो हम आप पिछले वीडियो को रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नेशनल इनकम अकाउंट एंड अकाउंटेंट्स फोर टाइप्स का होता है। ठीक है, सबसे पहले जो होता है इकोनॉमिक सेक्टर, अगर बात किया जाए तो इकोनॉमिक सेक्टर जो होते हैं वो फोर टाइप्स के होते हैं। ठीक से और उसमें कंट्रीज का रोल अलग अलग होता है। जैसे कि पहला जो है वो है फर्म्स। ठीक है, फर्म्स को हम लोग कंपनी भी बोलते हैं। इसका मेन जो फोकस होता है वो क्या होता है? गुड्स और सर्विस का प्रोड्यूस करना। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सेकंड में आता है हाउस होल्ड। ठीक है, हाउस होल्ड का क्या काम है? मेनली ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर है दैट कंज्यूम द सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, वो गुड्स और सर्विस को क्या करते हैं? कंज्यूम करता है। ठीक है, सेकंड थर्डली जो है वो है गवर्नमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका रोल क्या क्या है? तो सबसे पहला जो रोल है वो क्या है? कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है वो भी क्या है? कंज्यूमर है। कभी कभी कंज्यूमर के तौर पे बिहेव करता है, गुड्स और सर्विसेज को वो भी कंज्यूम करता है। सेकेंडली अगर बात किया जाए एज अ प्रोवाइडर ऑफ सम सर्विसेज लाइक अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सेकेंडली क्या है? ये प्रोवाइडर के तौर पे भी काम कर रहा है। क्या किसके तौर पे काम कर रहा है? प्रोवाइडर के तौर पे काम कर रहा है और हम लोग को कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, थर्ड जो इसका रोल है वो क्या है? एज वेलफेयर रोल। ठीक है, वेलफेयर रोल के तौर पे भी काम करता है, जैसे कि ये सब्सिडीज प्रोवाइड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये वेलफेयर रोल भी ये करता है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे इसका जो रोल है वो है गवर्नमेंट लेविड द कलेक्ट द टैक्सेस। मतलब ये लेविड और मतलब लगाता भी है, कलेक्ट डिसाइड भी करता है कि कौन पे करेगा और कितना पे करेगा, कितना अमाउंट ऑफ टैक्स पे करेगा, वो भी कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। सो अभी हम लोग जो टॉपिक अभी जस्ट देखें वो हम लोग टाइप्स ऑफ द सेक्टर्स देखें और उसका रोल्स क्या क्या है वो हम लोग देखें। ठीक है, अब जो अगला जो हम लोग का है एक सर्कुलर फ्लो हम लोग देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग एक नया देखते हैं, फिनेंशियल सेक्टर देखते हैं। फिनेंशियल सेक्टर क्या होता है? एक्ट एज एन इंटरमीडियरीज बिटवीन द सरप्लस फंड एंड द डेफिसिट फंड सेक्टर। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि जो सरप्लस सरप्लस फंड सेक्टर जो है उसके और डेफिसिट्स फंड सेक्टर के बीच में ये क्या काम करता है? ये लिंकेज के तौर पे काम करता है। कैसे काम करता है? लिंकेज के तौर पे काम करता है। ठीक है, अब देखो जो सरप्लस जो फंड सेक्टर जो है वो कौन कौन है? हाउस होल्ड हो जाएगा और फर्म्स हो जाएगा। तो हाउस होल्ड जो है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे फर्स्ट जो है या फिर मेजर जो बोल सकते हैं, मेजरली जो यू सेव करता है या फिर सरप्लस रखता है पैसा का, वो हाउस होल्ड रखता है। फिर उसके बाद क्या रखता है? फॉर्म्स रखता है। ठीक है, उसी तरह से डेफिसिट फंड सेक्टर का एग्जांपल गवर्नमेंट हो जाएगा और फिर फॉर्म्स हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट हो जाएगा फिर फॉर्म्स हो जाएगा। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसमें क्या है? रिफ्लेक्ट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर। इसमें बेसिकली इंटर रिलेशनशिप का बात करता है, अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, अभी जो हम लोग ऊपर में सेक्टर्स देख रहे थे उसके बीच में ये इंटर रिलेशनशिप का बात करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग दो सेक्टर लेते हैं, फॉर्म्स एंड हाउस होल्ड, और वो देखते हैं कि कैसे वो सर्कुलर फ्लो में एक दूसरे से इंटर। सो जैसे कि ये फर्म्स है। ठीक है, क्या है? ये फर्म्स है और ये हाउस होल्ड है। ठीक, तो अगर मान के चलो कि फर्म्स क्या प्रोवाइड करेगा? फर्म्स प्रोवाइड करेगा बेसिकली जो गुड्स एंड सर्विसेज होता है वो प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हाउस होल्ड को क्या मिल रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहा है। लेकिन जो हाउस होल्ड है उसके बदले में क्या प्रोवाइड कर रहा है? उसके बदले में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्टर इनपुट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे फैक्टर इनपुट इनपुट कहने का मतलब क्या है? लेबर प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? लेबर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा साइकिल में क्या होगा कि जो फर्म्स है, जैसे कि हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड किया? फैक्टर प्रोडक्शन प्रोवाइड किया। ठीक है, फैक्टर प्रोडक्शन प्रोवाइड किया या फिर फैक्टर इनपुट प्रोवाइड किया। तो इसके रिटर्न में फर्म्स क्या प्रोवाइड कराएगा? फर्म्स प्रोवाइड करेगा फैक्टर पेमेंट या फिर फैक्टर कॉस्ट या फिर फैक्टर इनकम। बेसिकली ये सैलरी या फिर जो डेली वेजेस जो होगा, वेजेस जो दिया जाता है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्या प्रोवाइड करेगा? वेजेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है,
और साथ ही साथ जो हाउस होल्ड होगा वो क्या करेगा, हाउस होल्ड वही गुड्स और सर्विसेज को क्या करेगा, खरीदेगा, क्या करेगा, खरीदेगा। ठीक है, ये जो गुड्स एंड सर्विस, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस फॉर्म्स बनाया था, वही गुड्स एंड सर्विस को हाउस होल्ड क्या करेगा, खरीदेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, पीएफसीई, पीएफसी। तो इसको ध्यान में रखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे भी यूज होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो हाउस होल्ड जो है वो सेविंग के लिए फैक्टर इनकम माइनस पीएफसी, क्या करेंगे, फैक्टर इनकम माइनस पीएफसी। देखो फैक्टर इनकम क्या था हम लोग का, फैक्टर इनकम ये वाला था कि जितना भी ये लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितना भी लेबर ये कर रहा है, जितना भी लेबर ये किया हाउस होल्ड, ठीक है, उस लेबर के बदले में जितना इनकम मिला, जितना इनकम मिला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम बोलते हैं। तो इसी फैक्टर इनकम में से अगर हम लोग ये पीएफसी हटा देते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हटा देते हैं, मतलब सिंपल एक्सपेंडिचर इसको समझ सकते हैं। तो अगर हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर को हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग हाउस होल्ड का सेविंग्स पता चल जाएगा कि हाउस होल्ड का सेविंग्स एक्चुअली में कितना बचा। ठीक है, क्योंकि जितना वो अर्न कर रहा है उसमें से कितना वो यूज कर ले रहा है, कितना वो एक्सपेंड कर ले रहा है। ठीक है, तो उसमें से कितना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाउस होल्ड सेविंग्स बोलेंगे। ठीक है, कि सेविंग्स कितना बचा। ठीक है, फिर सेवर्स कौन कौन होता है, सेवर्स में हाउस होल्ड होता है। ठीक है, फिर कॉर्पोरेट सेविंग्स भी होता है, जैसे कि सेविंग बाय द फर्म्स, फर्म्स के द्वारा जो सेव किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्पोरेट सेविंग बोलेंगे। ठीक है, फिर अगला है गवर्नमेंट सेविंग, गवर्नमेंट सेविंग ऑफन नेगेटिव में ही होता है ऑलमोस्ट टाइम। ठीक है, अब बोरोवर्स में अगर देखा जाए कि बोरोवर्स में कौन कौन पहले आता है, अभी तो हम लोग क्या देखें कि सेवर्स में देखें। ठीक है, कि सेव कौन करता है सबसे ज्यादा। अब बोरोवर्स में सबसे पहले जो आएगा वो आएगा फर्म्स, फर्म्स जो होता है सबसे ज्यादा क्या लेता है, लोन लेता है या कर्जा लेता है, बेसिकली हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, बोरो करता है। ठीक है, गवर्नमेंट सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, और हाउस होल्ड लास्ट नंबर पे आता है, लास्ट में होता है। ठीक है, हाउस होल्ड कहाँ पे आता है, लास्ट में आता है। ठीक, अब अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो फोर टाइप्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये कितने टाइप्स का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि प्रोडक्शन में क्या क्या जरूरत है। सबसे पहला जो है वो है लैंड, लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज इनपुट ऑफ प्रोडक्शन, क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज इनपुट ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड आता है लेबर, लेबर में क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज इनपुट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है, लैंड के लिए क्या था, नेचुरल रिसोर्सेज था, क्या था, नेचुरल रिसोर्सेज था। और लेबर के लिए क्या था, ह्यूमन रिसोर्सेज था। फिर कैपिटल के लिए क्या है, कैपिटल के लिए लॉन्ग टर्म मैन मेड इनपुट ऑफ प्रोडक्शन, लॉन्ग टर्म मैन मेड, लॉन्ग टर्म भी होना चाहिए और मैन मेड भी होना चाहिए। और इंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या था, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, क्या था, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो ये क्या है, ये चारों का चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कि अगर कोई भी हम लोग को प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो हम लोग को ये चारों का चारों के जरूरत पड़ेगा। हम लोग को लैंड का पड़ेगा। लैंड यहाँ पे हम लोग सिर्फ लैंड से नहीं समझ सकते हैं, कोई भी जो नेचुरल रिसोर्सेज होगा, नेचुरल रिसोर्स और भी बहुत तरह का होता है, सिर्फ लैंड से ही हम लोग को प्रेफर नहीं करना है। ठीक है, कोई भी स्मॉल इनकम जो रनिंग जो कैपिटलिस्ट होगा वो भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया। अब इसके बाद जो अगर इकोनॉमिक्स में कहीं पे भी शॉर्ट टर्म लिखा हुआ मिले तो वो मेनली कंसीडर किया जाता है बिलो देन 1 ईयर, 1 ईयर से नीचे, 1 ईयर से नीचे। और लॉन्ग टर्म में मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर से ज्यादा। ठीक है, फिर लैंड, लेबर और कैपिटल जो है ये टेंजिबल फैक्टर है, ये क्या है, टेंजिबल फैक्टर है, इसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, टच कर सकते हैं। लेकिन जो इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो अनटेंजिबल फैक्टर है या फिर इंटेंजिबल है, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटेंजिबल फैक्टर। ठीक है, इसको हम लोग फील कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो ये फैक्टर पेमेंट, जो कि हम लोग अभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखें, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अभी हम लोग जो देखे थे, क्या देखे थे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो फैक्टर पेमेंट क्या क्या होता है, जैसे कि लैंड का जो फैक्टर पेमेंट क्या होगा, रेंट होगा, लैंड से हम लोग को जो पैसा मिलेगा उसको रेंट बोलेंगे। लेबर का जो फैक्टर पेमेंट होगा उसको हम लोग वेजेस बोलेंगे। कैपिटल का जो फैक्टर पेमेंट होगा उसको इंटरेस्ट बोलेंगे। और इंटरप्रेन्योरशिप का जो फैक्टर पेमेंट होगा उसको हम लोग प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, जो कैपिटल जो होता है वो लम्फी इन नेचर, लम्फी नेचर का होता है। ठीक है, कैसा नेचर का होता है, लम्फी नेचर का होता है, और एक्सपेंसिव इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नॉट कट इनटू द पार्ट, लम्फी नेचर के होने का मतलब क्या है कि इसको पार्ट वाइज पार्ट कट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी एक मशीन ले रहे हैं, कोई भी एक मशीन ले रहे हैं अपने इंडस्ट्री सेटअप के लिए, तो इसको आप मशीन को दो भाग में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो मशीन एक सिंगल रहेगा। ठीक है, सिर्फ कैपिटल यहाँ पे मनी के तौर पे ही कंसीडर नहीं करना है
क्या करना है, मनी के तौर पे ही कंसीडर सिर्फ नहीं करना है। यहाँ पे मशीन्स हो गया, कैपिटल, बड़े बड़े मशीन्स हो गए, वो भी कैपिटल के फॉर्म में ही आएंगे, ठीक है। फिर बैंक लोन जो है आर रिक्वायर्ड टू बाय द कैपिटल्स। बैंक लोन रिक्वायर्ड होता है, अगर आपके पास पैसा है तो आप खुद से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट मोस्टली जो है वो क्या है, बैंक लोन लेता है कैपिटल खरीदने के लिए। एंड कैन बी गिवन विदाउट सेविंग, विद सेविंग मोस्टली बाय द हाउस होल्ड। तो जो हाउस होल्ड जो है वो जो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उसी डिपॉजिट से क्या होता है, उसी डिपॉजिट के से उन लोग को लोन दिया जाता है, बैंक लोन देता है, ठीक है। तो जो हाउस होल्ड है वो यहाँ पे क्या अर्न कर रहा है, वो इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, ठीक है। अब कैपिटल कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द शेयर मार्केट, शेयर मार्केट से भी कैपिटल जनरेट किया जा सकता है। अब उसके बाद हम लोग का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है या फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी वेयर द डोमेस्टिक इकोनॉमिक सेक्टर इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड नॉट विथ एनी सेक्टर आउट ऑफ द कंट्री। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, डोमेस्टिक सेक्टर्स जो हैं, डोमेस्टिक इकोनॉमिक सेक्टर जो है, जो इंटरैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, सिर्फ एक दूसरे से ही इंटरैक्ट करेंगे, सिर्फ एक दूसरे से, कोई भी आउटर सोर्स नहीं होगा, आउटर सोर्स नहीं होगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी बोलेंगे। ओपन इकोनॉमी का बात किया जाए तो ओपन इकोनॉमी क्या हो जाएगा, इकोनॉमी वेयर द डोमेस्टिक इकोनॉमिक सेक्टर इंटरैक्ट विथ अमॉन्ग देमसेल्फ एंड also interact with the external sector और rest of the world। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो इकोनॉमिक डोमेस्टिक सेक्टर जो होगा, इकोनॉमिक जो डोमेस्टिक सेक्टर है वो क्या कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है देमसेल्फ, मतलब खुद से तो इंटरैक्ट कर ही रहा है, साथ ही साथ वो एक्सटर्नल सेक्टर से भी इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल सेक्टर्स का मतलब क्या है, ऑल टाइप ऑफ नॉन डोमेस्टिक सेक्टर एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कितने जितने भी तरह से नॉन डोमेस्टिक सेक्टर के अलावा जो भी है सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर में समझ सकते हैं, ठीक है। अब इधर जो सेक्टर्स है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब होगा, इंडिया इज है ना ओपन इकोनॉमी। इंडिया अभी कैसा इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है, टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ओवर अ पीरियड, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जितना भी टोटल मनी वैल्यू, क्या है, टोटल मनी वैल्यू, टोटल मतलब क्या करना है, सम अप करना है, सम अप, टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। किस पे ध्यान देना है हम लोग को, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द रेसिडेंट्स, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, रेसिडेंट्स द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, ऑफ द कंट्री, रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ओवर अ पीरियड, कोई भी पर्टिकुलर पीरियड, ये वन पीरियड भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है, ठीक है। सो ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड, वन ईयर में मान लेते हैं 10 मशीन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, 10 कोई भी चीज प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये 10 का जो मनी वैल्यू होगा, जो मनी वैल्यू होगा, इसी मनी वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम बोलेंगे, ठीक है। मनी वैल्यू क्या होता है, मनी वैल्यू को सिंपल बोल सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ समथिंग मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, क्वांटिटी ऑफ समथिंग मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, प्राइस से अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मनी वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो क्वांटिटी इंटू प्राइस, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। फिर नेशनल इनकम जो है वो क्या है, टोटल वैल्यू है, वी रिक्वायर्ड द मनी वैल्यू, टोटल मनी वैल्यू है, ठीक है। मनी वैल्यू मतलब मीन्स ओनली फॉर टोटलिंग प्राइस, ठीक है। मनी वैल्यू हम लोग को क्यों चाहिए, सिर्फ प्राइस जोड़ने के लिए, ठीक है, टोटलिंग करने के लिए, कि ताकि हम लोग को पता चल सके कि नेशनल इनकम कितना है, ठीक है। अब दो तरह का नेशनल इनकम होता है, वैसे और भी बहुत तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम देखेंगे हम लोग अलग अलग बेसिस पे, ठीक है। तो मनी वैल्यू के बेसिस पे दो तरह का नेशनल इनकम हो सकता है। पहला जो है वो नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस, और इसको हम लोग नॉमिनल इनकम भी बोलते हैं, ठीक है, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस और नॉमिनल इनकम। इसमें क्या है, विल लुक इनटू quantity of a final goods and services produced in a current year multiplied by the price of final goods and services of the current year। देखो इसमें क्या समझना है, मान लेते हैं कि ये 2022 का हम लोग लेते हैं, ठीक है। 2022 में मान लेते हैं कि 10 कपड़ा प्रोड्यूस हुआ, तो 10 कपड़ा का दाम, एक कपड़ा का दाम मान लेते हैं 10 रुपए है, तो टोटल जो दाम यहाँ पे 10 कपड़ा का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। तो ये करेंट ईयर के प्राइस से हम लोग करेंट ईयर का मल्टीप्लाई किए, ठीक है। क्या किए, करेंट ईयर के प्राइस से करेंट ईयर का मल्टीप्लाई किए, ठीक है। अब दूसरा जो है वो क्या है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट
प्राइस, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पे, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ करेंट ईयर multiplied by the price of final goods and services in the base year। इसमें ध्यान रखना ये है कि जो नेशनल रियल इनकम जो हम लोग निकालेंगे, इसमें जो गुड्स और सर्विसेज को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। क्या देख रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि वही फिर से 10 क्लॉथ मैन्युफैक्चर हुआ 2022 में, किनमें, 2022 में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी जो बेस ईयर लिए हुए हैं, बेस ईयर जो लिए हुए हैं, वो मान लेते हैं 2014 का लिए हुए हैं, ठीक है, 2014। तो अभी 2022 में जो प्राइस का दाम है 2022 में, जो क्लॉथ का दाम है, वन क्लॉथ का दाम मान लेते हैं 10 रुपए है, ठीक है। कितना है, 10 रुपए है, ठीक। और वही बेस ईयर में वन क्लॉथ का दाम कितना है, 5 रुपीज था, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग टोटल प्राइस निकालेंगे, वो टोटल प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल प्राइस इसमें हम लोग बेस ईयर के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल प्राइस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 into 5, 10 into 5 यानी कि 50 रुपीज, यानी कि 50 रुपीज। लेकिन अगर करेंट प्राइस के अकॉर्डिंगली निकालते तो कितना हो जाता, 10 into 10, 100 रुपीज, कितना हो जाता, 100 रुपीज, ठीक है। तो नेशनल इनकम जो रियल वाला आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नेशनल इनकम इसको बोलेंगे हम लोग, 50 रुपीज वाला, क्योंकि जो बेस ईयर था उसके अकॉर्डिंगली निकाले। और ये जो 100 रुपीज निकला, इसको हम लोग नॉमिनल नेशनल इनकम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉमिनल नेशनल इनकम बोलेंगे, ठीक है, नॉमिनल नेशनल इनकम। अब वही एग्जाम्पल के तौर पे है कि कार जो है, कार मेकिंग कंपनी है, प्रोड्यूस 1000 कार वो बनाता है इन अ फिजिकल ईयर ऑफ 2021-22 एंड सोल्ड 10 लाख ईच, मतलब एक कार वो 10 लाख में बेचता है और टोटल 1000 कार बनाता है, ठीक है। अब फिर वो जो 900 कार वो प्रोड्यूस करते हैं इन द फिजिकल ईयर ऑफ 2022-23 एंड सोल्ड एट 12 लाख ईच कार, ठीक है। मतलब हर एक कार का प्राइस कितना हो गया, 12 लाख हो गया। लेकिन कार का प्रोडक्शन 900 कार ही हुआ है। अब नॉमिनल नेशनल इनकम के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो 2021-22 में 1000 कार है 10 लाख के हिसाब से कितना हो गया, 100 करोड़ हो गया। लेकिन वही 22-23 में अगर देखा जाए तो 900 कार है 12 लाख के हिसाब से 108 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ कि प्रोडक्शन तो डिक्लाइन हुआ है, हम लोग देखे थे यहाँ पे क्या था, 1000 से 900 कार में प्रोडक्शन क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जो प्राइस है वो क्या है, वो इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो नॉमिनल इनकम में इंक्रीज हुआ है, ठीक। लेकिन अगर वही रियल इनकम से निकाले जाए तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि बेस ईयर क्या रखते हैं, 2011-12 रखते हैं, और प्राइस ऑफ द कार 11-12 में सिर्फ 8 लाख रुपए था। तो 2021-22 में 1000 कार का 8 लाख के हिसाब से 80 करोड़ बनता है, ठीक है। और 2022-23 में 900 कार का 8 लाख के हिसाब से 72 करोड़ बनता है, 72 सीआर बना, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि जैसे भी प्रोडक्शन डिक्लाइन किया, क्या किया, प्रोडक्शन अगर डाउन हुआ तो नेशनल इनकम जो है वो भी डाउन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था ना, देखो नॉमिनल इनकम का जो लिमिटेशन था वो है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, ठीक है। अब यहाँ पे रियल जो नेशनल इनकम निकला, रियल नेशनल इनकम जो निकला, उसमें ये जो इन्फ्लेशन था ना वो हट गया, क्या हुआ, वो हट गया, ठीक है। तो इसीलिए रियल इनकम, रियल नेशनल इनकम जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन पॉइंट देख लेते हैं कि ये दोनों टॉपिक से, ये दोनों टाइप ऑफ नेशनल इनकम से क्या हम लोग सीखे। So real national income adjusted nominal national income for the inflation during the production from the base year to the current year। तो सबसे पहला जो कंक्लूजन पॉइंट है वो क्या है कि इन्फ्लेशन को क्या करता है, वो एडजस्ट कर देता है, क्या करता है, एडजस्ट कर देता है। तो रियल नेशनल इनकम नॉमिनल नेशनल इनकम के एडजस्ट कर देता है, किस चीज को, इन्फ्लेशन को, ठीक है, क्योंकि उसके बेस ईयर के साथ एडजस्ट करता है, ठीक है। सो हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि अगर इकोनॉमी में रियल और नॉमिनल के बीच में बातचीत चल रहा है तो हमेशा रियल क्या करेगा, वो एडजस्ट करेगा, किस चीज को एडजस्ट करेगा, वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेगा नॉमिनल के लिए, नॉमिनल के लिए,
ठीक है। दूसरा कंक्लूजन पॉइंट क्या था, while the comparison national income or a national growth over the period we should use the real national income। अगर हम लोग नेशनल ग्रोथ को कंपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग रियल नेशनल इनकम यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग देखें कि अगर प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा है तो इनकम जो है वो भी डिक्लाइन हो रहा है, ना कि बढ़ रहा है। ठीक है, तो इससे एक्चुअली रियल वैल्यू क्या है वो पता चलेगा, रियल नेशनल इनकम क्या है वो पता चलेगा। ठीक है, अब जैसे कि बेस ईयर का बात किया गया रियल नेशनल इनकम में, तो बेस ईयर क्या होता है वो हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो बेस ईयर शुड बी अ नॉर्मल ईयर। बेस ईयर उसको चूज करेंगे, एक रैंडम चूज होगा, गवर्नमेंट इसको चूज करेगा, लेकिन ऐसा ईयर होना चाहिए, नॉर्मल ईयर होना चाहिए। नॉर्मल ईयर मतलब कहने का मतलब है कि विथ लेस सरप्राइजेस, सरप्राइजेस जो होना चाहिए वो लेस होना चाहिए। ठीक है, वो सरप्राइजेस इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो बेस ईयर है वो 2019 को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, 2019-20 को नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इस टाइम कोविड आ गया था। ठीक है, कोविड आ गया था और इसके वजह से बहुत ज्यादा इकोनॉमी जो है वो सफर किया था। ठीक है, तो उसको नहीं बना सकते हैं। सो नॉर्मल ईयर होना चाहिए, ठीक है, जिसमें ज्यादा इधर उधर इकोनॉमी ना हुआ हो। बेस ईयर्स नाइदर टू ओल्ड नॉर टू न्यू कंपेयर टू द करेंट ईयर। देखो करेंट ईयर मान लेते हैं कि अगर हम 2023 का हम लोग को नेशनल इनकम निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, नेशनल इनकम, 22-23 का नेशनल इनकम निकालना है, तो हम लोग जो बेस ईयर रखेंगे, बेस ईयर जो हम लोग रखेंगे वो हम लोग अम, वो हम लोग 2021 नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे, 2021 नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत नजदीक हो जाएगा। 2021 और 2022-23 ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो ये करंट ईयर से इन्फ्लेशन को मैनेज नहीं कर पाएगा। क्या चीज है, इन्फ्लेशन को मैनेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो ज्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा नया भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ज्यादा पुराना रहेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, देन इट नेग्लेक्ट सम पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द नेशनल रियल इनकम। रियल नेशनल इनकम मतलब जो प्रोडक्शन जो हो रहा है उसको नेग्लेक्ट कर जाएगा। हो सकता है कि कोई ईयर में जिस चीज का प्रोडक्शन अभी हो रहा है वो चीज का प्रोडक्शन उस टाइम ना हुआ हो। ठीक है, तो वो जो दोनों प्रोडक्ट होगा, वो जो प्रोडक्ट होगा वो नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा नेशनल इनकम में, तो जो लॉस हो जाएगा वो कोई रियल वैल्यू नहीं बताएगा हम लोग के नेशनल इनकम का। ठीक है, अब नया क्यों नहीं होना चाहिए वो हम लोग बता दें, तो एटलीस्ट जो ऑन एवरेज होना चाहिए वो कम से कम 3 से 4 ईयर्स तो होना ही चाहिए, और आइडियली अगर बात किया जाए जो एकदम सुटेबल होगा वो 5 से 7 साल पुराना होना चाहिए बेस ईयर। ठीक है, अब फॉर्मूला का बात किया जाए तो नेशनल नॉमिनल नेशनल इनकम अपॉन रियल नेशनल इनकम इनटू 100 इनटू नेशनल इक्वल टू नेशनल डेफिलेटर। क्या होता है, नेशनल डेफिलेटर। ठीक है, डेफिएटर, डेफिएटर मतलब क्या होता है, ये रेशियो बेसिकली नॉमिनल और रियल नेशनल इनकम का। ये इन्फ्लेशन मेजर करने का एक तरीका है, बस इन्फ्लेशन मेजर करने का क्या है, तरीका है, कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन है। ठीक है, अब उसके बाद आता है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडियरीज गुड, कि फाइनल गुड्स क्या होता है और इंटरमीडियरीज गुड क्या होता है। सो यहाँ पे जो भी हम लोग गुड्स बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली गुड्स एंड सर्विस दोनों को समझना है। सो इंटरमीडियरीज गुड, इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, सो गुड्स दैट आर यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ठीक है, ऐसा गुड्स जो कि दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में यूज हो रहा हो, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स लूज देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या करेगा, लूज कर देगा अपना आइडेंटिटी प्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम पे। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल्स भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, फाइनल गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स आर इधर यूज्ड फॉर अ फाइनल कंजप्शन बाय द हाउस और गवर्नमेंट कंज्यूमर गुड्स भी इसको बोलते हैं और फाइनल कंजप्शन गुड्स भी बोलते हैं। और सेकेंडली क्या है, यूज्ड बाय द फर्म्स टू प्रोड्यूस अदर गुड्स विदाउट लॉस इन इट्स आइडेंटिटी ओवर। ठीक है, सो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो नहीं आइडेंटिटी लूज करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल गुड्स जो होगा वो लूज कर सकता है। जैसे कि उबर हो गया, उबर कैपिटल गुड्स, फाइनल कार का वो यूज कर रहा है, फाइनल कार का प्रोडक्शन का यूज कर रहा है, बट वो अपनी इनकम जनरेट करने के लिए भी यूज कर रहा है। ठीक है, ठीक, तो ये यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन ऑफ द कैपिटल आएगा। ठीक, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो ये फाइनल गुड्स हो गया। अब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि वीट हुआ, फार्मर वीट बेचा, फ्लोर बना उससे और उससे ब्रेड बना। ठीक है, तो ब्रेड जो यहाँ पे हुआ वो फाइनल गुड्स हो गया, फ्लोर जो हुआ वो यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है
कि इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो अपना आइडेंटिटी को लूज कर गया, फ्लोर अब फ्लोर नहीं रहा, वो ब्रेड बन गया, ठीक है। लेकिन वही दूसरा एग्जांपल देते हैं कि रेस्टोरेंट में ब्रेड को लेके गया गया और उससे सैंडविच बनाया गया, ठीक है। तो सैंडविच क्या हो गया, वो फाइनल गुड्स हो जाएगा, और ब्रेड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो अपना आइडेंटिटी को लूज नहीं कर रहा है, नहीं लूज कर रहा है, नॉट लूजिंग हिट्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दोनों केस हो सकता है, आइडेंटिटी लूज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो सम गुड्स कैन बी फाइनल फॉर वन एंटिटी, फॉर एग्जांपल हाउसहोल्ड एंड फर्म्स ईटीसी, एंड इंटरमीडिएट फॉर द अदर्स, अदर मोस्टली फर्म्स के लिए वो इंटरमीडिएट काम कर सकता है, ठीक है। The same final goods can be consumed goods for the household of or government and capital goods for the firms. ठीक है, मतलब सेम जो है वो कंज्यूमर गुड्स भी बन सकता है और कैपिटल गुड्स भी बन सकता है फर्म्स के लिए। अभी हम लोग उबर का एग्जांपल देखे थे। अगला जो है, इन नेशनल इनकम कैलकुलेशन वी शुड इंक्लूड वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ओनली, फाइनल गुड्स के वैल्यू को ही हम लोग जोड़ेंगे, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू को हम लोग नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। टू अवॉइड द डबल काउंटिंग, अब क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम ऑल्सो कम इन द सेकेंड हैंड सेल ऑफ गुड्स, अगर सेकेंड हैंड सेल हो रहा है तो वो भी हम लोग नहीं ऐड अप करेंगे, क्योंकि वो भी डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्या करेगा, डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। अभी हम लोग बात किए थे उबर वाले केस में कि डेप्रिसिएशन वहां पे होगा, तो अब डेप्रिसिएशन क्या होता है वो समझते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल हम लोग एग्जांपल के टाइम पे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के टाइम पे देखेंगे थे कि कैपिटल क्या होता है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल का क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है। सो डेप्रिसिएशन क्या होता है, ग्रेजुअल लॉस इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स ओवर अ टाइम ड्यू टू द नॉर्मल वियर एंड टीयर, ठीक है। नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से जो डेप्रिसिएशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ द फाइनल गुड्स, उसको क्या हम लोग बोलेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ द फाइनल गुड्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन नेशनल इनकम क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन के आधार पे हम लोग नेशनल इनकम को कितने भाग में बांट सकते हैं, दो भाग में बांट सकते हैं। एक जो होता है वो ग्रॉस नेशनल इनकम होता है और एक नेट नेशनल इनकम होता है, ठीक है। ग्रॉस नेशनल इनकम और नेट नेशनल इनकम। So national income inclusive of depreciation of the fixed capital, अगर कोई नेशनल इनकम हम लोग निकाल रहे हैं और उसमें क्या है, डेप्रिसिएशन जो है वो इंक्लूडेड है, डेप्रिसिएशन जो है वो एडअप है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस नेशनल इनकम बोलेंगे। लेकिन नेट नेशनल इनकम में क्या होगा कि ग्रॉस नेशनल इनकम टोटल नेशनल इनकम में से जब डेप्रिसिएशन को क्या हम लोग कर रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं डेप्रिसिएशन को, ठीक है, फिक्स्ड ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट नेशनल इनकम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेट नेशनल इनकम बोलेंगे, ठीक है। प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के लिए भी प्रोविजन कुछ कुछ रखा जाता है, ठीक है। बोला जाता है कि 10% ऑफ द पर ईयर रखना है अपने प्रॉफिट का 10%, किसके लिए, फाइनल गुड्स के लिए। कीपिंग अ पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स असाइड बाय द फर्म्स सो दैट द न्यू कैपिटल गुड्स कैन बी बाउट आफ्टर इट्स कंप्लीट डेप्रिसिएशन। मतलब मान लेते हैं कि एक कार है, ठीक है, कार है, तो जब ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कंप्लीट डेप्रिसिएशन इसका हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली ये बर्बाद हो जाएगा, तो उस टाइम पे एक और नया कार खरीदने के लिए, नया कार खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए किसके पास, इन्वेस्टर के पास। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ पैसा जो है, पार्ट ऑफ द वैल्यू जो है उसको स्टोर करना पड़ेगा। और जनरली जो पार्ट ऑफ द वैल्यू जो होता है वो 10% होता है पर ईयर, ठीक है। Finding exact value of depreciation is difficult, so we use the provision like the proxy। मतलब देखो, जो depreciation का exact value तो पता करने में बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, proxy का यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का एक्सपेंडिचर तीन तरह का होता है। पहला जो है पीएफसी, पीएफसी हम लोग जो फर्स्ट में देखे थे, जो हाउस होल्ड एक्सपेंड करता है, हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएफसी, एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड,
ठीक है। अब जीएफसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द गवर्नमेंट, यहाँ पे फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे वो एक्सपेंड कर रहा है, वो गवर्नमेंट कर रहा है। कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीएफसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीएफसी बोलेंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगला जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? जीएफसीएफ। जीएफसीएफ, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या होता है? एक्सपेंडिचर ऑन द न्यू कैपिटल गुड्स बाय फर्म्स, गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड। न्यू कैपिटल गुड्स पे जब एक्सपेंडिचर किया जाएगा, एक्सपेंड किया जाएगा, ठीक है, एक्सपेंड किया जाएगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? जीएफसीएफ बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। अब जैसे कि फर्म्स है तो वो क्या खरीदेगा? मशीनरीज खरीदेगा, फैक्ट्री सेटअप करेगा, ठीक है। तो ये न्यू कैपिटल गुड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। कैपिटल गुड्स क्यों? क्योंकि वो आगे चल के वो प्रॉफिट उसको जनरेट करके देगा, पैसा जनरेट करके देगा, राइट। अब गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा, तो वो भी न्यू कैपिटल गुड्स हो गया। हाउस होल्ड के लिए बस एक एग्जांपल है, परचेज ऑफ द न्यू हाउसेस। न्यू हाउसेस को जब वो परचेज करेगा तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? न्यू कैपिटल गुड्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो है ये एक एक्स्ट्रा टर्म है, वो उसमें नहीं है। जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे ना, थ्री एक्सपेंडिचर में, मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ द फाइनल गुड्स, थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर जो हम लोग पढ़ रहे थे वो तीन ही है, पीएफसी, जीएफसी और जीएफसीएफ, ठीक है। अब एक और आता है, वो आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीसीएफ। जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें भी कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? जीडीसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीएफसीएफ। जीएफसीएफ जो अभी हम लोग देखे थे यहाँ पे कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस प्लस क्या करेंगे? चेंज इन द अनसोल्ड स्टॉक और इन्वेंटरीज और अनसोल्ड स्टॉक को एड अप करेंगे। मतलब डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ द रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड with the firms at the एंड ऑफ द ईयर एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब ऐसे गुड्स जो कि स्टार्ट हुए फॉर्म करना, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुए हैं, कंप्लीट कंप्लीट नहीं फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो जो आधा अधूरा जो है, उस वैसे गुड्स को क्या किया जाएगा? जब एड अप किया जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कि टोटल कितना मतलब छोटा मोटा जो एक्स्ट्रा जो छूट भी जा रहा था, जो फाइनली कंप्लीट नहीं हुआ था, उसको भी एड अप करके कितना आया, क्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कितना हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीडीसीएफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीडीसीएफ बोलेंगे, ठीक है। सो सिंपल ये समझना है कि जीडीसीएफ अगर बढ़ेगा, क्या होगा? जीडीसीएफ बढ़ रहा है, दैट मीन्स जीएफसीएफ जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जीएफसीएफ बढ़ रहा है। अब जीएफसीएफ क्या है? जीएफसीएफ अगर बढ़ेगा तो मोस्टली दो कारण से बढ़ेगा, या तो फर्म्स इन्वेस्ट कर रहा है या तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रहा है। हाउस होल्ड में उतना कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है। तो जीएफसीएफ बढ़ने का मतलब क्या है? कि डेवलपमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग को इतना ध्यान रखना है कि जीडीसीएफ अगर बढ़ेगा तो जीएफसीएफ बढ़ेगा, और जीएफसीएफ बढ़ेगा इसका मतलब क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि वहां पे फर्म्स इन्वेस्ट करेगा या तो फिर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगा, और दोनों में से जो भी इन्वेस्ट करेगा वो कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, फिर इनकम वो देगा, इनकम से इकोनॉमिक बढ़ेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हम लोग का जीडीसीएफ है, और द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर और द कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब जीडीसीएफ का ही अलग अलग नाम है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और द कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। सब सेम ही है, एग्जाम में कुछ भी आ जाए तो सेम ही चीज है। अब जीडीसीएफ जो है वो डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द कंट्री। अब ये जो जीडीसीएफ है ना, वही पोटेंशियल बताएगा कि कोई भी कंट्रीज का लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्या होगा। मतलब देखो, जीडीसीएफ में हम लोग क्या देखें? जीडीसीएफ में हम लोग देखें कि जीएफसीएफ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जीएफसीएफ अगर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? इसका मतलब कि जो फॉर्म्स है वो क्या कर रहा है? वो इन्वेस्ट कर रहा है, और जो गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब जब ये दोनों इन्वेस्ट होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो ये ही, इस पूरे को देख करके ही कोई कंट्री का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका इकोनॉमिक ग्रोथ किस टाइप का होगा, उसका पोटेंशियल कितना होगा। So this means the country's economy will be doing well, मतलब कंट्री का इकोनॉमी अच्छा जा रहा है, ठीक है।
अब और बीच में अभी आया था नेशनल इनकम में कि रेसिडेंट द्वारा कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो रेसिडेंट्स हम लोग समझ लेते हैं कि रेसिडेंट्स किसको बोलते हैं कंट्री का, ठीक है। सो नॉर्मल रेसिडेंट्स जो होता है वो दो तरह का होता है, एक इंडिविजुअल रेसिडेंट बोल सकते हैं और एक इंस्टीट्यूशनल रेसिडेंट्स बोल सकते हैं। इंडिविजुअल रेसिडेंट्स किसको बोलेंगे? इंडिविजुअल हु ओरिजिनली रिसाइड्स इन द कंट्री एंड देयर सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो होगा वो कंप्लीटली उसी कंट्रीज के अंदर होगा, वही कंट्री के अंदर होगा। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? मीन्स मोस्ट इनकम अर्न और इन अ कंट्री और मोस्ट एक्सपेंडिचर मेड इन दैट कंट्री। मतलब एक्सपेंडिचर और अर्निंग दोनों का दोनों सेम कंट्री में हो रहा है, तो वो क्या है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट कंप्लीटली उसी कंट्री के साथ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेसिडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेसिडेंट बोलेंगे। और अलग जाएंगे पॉलिटिकल टर्म में जाएंगे तो और भी दूसरे डिफरेंट डेफिनेशन होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं, बट यहाँ पे अभी हम लोग को इकोनॉमिक टर्म में यही समझना है। अब रेसिडेंट इंस्टीट्यूशन क्या होता है? तो इंस्टीट्यूशन मोस्ट फर्म्स दैट आर मेनी ओन्ड बाय द रेसिडेंट इंडिविजुअल्स और resident individuals in the of the country is resident institution of the country। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस मोस्टली जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन किया जाएंगे, ठीक है। अब यूएन सिस्टम के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो यूएन सिस्टम क्या बोलता है कि रिकमेंड द रूल्स ऑन द नेशनल इनकम अकाउंट। रूल्स ऑन द नेशनल इनकम अकाउंट्स। अब ये डेफिनेशन क्या प्रोवाइड करता है? If an individual reside in the foreign country for the period less than 1 year, एक साल से कम रहता है, for the purpose कैसे के लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, टूरिज्म के लिए, ठीक है। देन ही और सी इज द रेसिडेंट ऑफ द होम कंट्री। मतलब इंडिया से कोई भी अमेरिका गया, कहाँ गया? अमेरिका गया, यूएसए गया, यूएसए गया कमाने के लिए या फिर टूरिज्म पर्पस के लिए, लेकिन एक साल से क्या है? कम है, एक साल से कम है, ठीक है। तो क्या होगा? वो रेसिडेंट रहेगा, ठीक है। अब रेसिडेंट इंडिविजुअल पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस देन द ही और सी इज द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। इंडिया के अकॉर्डिंगली इंडिया का डेफिनेशन क्या बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन एक साल से ज्यादा रह रहा है लेकिन सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से रह रहा है और कोई पर्पस नहीं है, तब वो क्या होगा? रेसिडेंट कहलाएगा हमारे कंट्री का, ठीक है, रेसिडेंट कहलाएगा। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो गया कंट्री के लिए, वर्किंग इन द कंट्रीज आर ऑलवेज रेसिडेंट होम कंट्री, ठीक है, रेसिडेंट होम कंट्री ही होंगे, ठीक है।